Now we are moving towards our second lesson of history, that is nationalism in India. Before that we have completed one lesson of history, that was nationalism in Europe. Now we are going to discuss what is the difference between the nationalism in India and what is the difference and nationalism in Europe. Then afterward, the different conditions in which we have gone through the process of nationalism or struggle for our independence, and who are the major leaders, what are the different movements were organized by our freedom fighters or our major leader Mahatma Gandhi, and what were the result of those movements, and what was the effect in overall making of India of all those movements. Now we are going to discuss first by differentiating both nationalism in Europe and in India. In Europe, basically the idea of nationalism was connected with or associated with the nation states. It means they just want to make a state or a country with single identity by merging all different dynasties or small states come together as one identity. अब नेशन स्टेट्स में था क्या, यूरोप में ज्यादातर स्टेट्स, इसलिए नेशनलिज्म राष्ट्रवाद किस प्रकार था कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे राज्य हैं, छोटी छोटी रियासतें हैं, वो इकट्ठी हो और एक देश की पहचान हो और सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी हो एक देश के नाम पर। उस टाइम पर वहां नेशनलिज्म किस प्रकार था कि हमारी एक कॉमन पहचान, हमारा कॉमन फ्लैग हो, कॉमन यूनिफॉर्म हो, उस प्रकार कॉमन हमारा कोई, अगर हम कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या सॉन्ग्स वगैरह हो, हमारे नेशनल एंथम जैसे हमारा वैसे नेशनल एंथम हो, कॉमन लैंग्वेज हो। तो ये सारी चीजें यूरोप में क्या था, नेशन स्टेट्स का मीनिंग कि एक नेशनलिज्म वहां किस प्रकार स्प्रेड हुआ था, एक कॉमन आइडेंटिटी के तौर पर कि अलग अलग स्टेट की पहचान ना हो, कि देश के तौर पर एक पहचान हो। लेकिन भारत में किस प्रकार था, भारत में ब्रिटिशर शासन करते थे। अब ब्रिटिशर शासन करते थे, दे ओप्रेस्ड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे एक्सप्लॉइटेड नियरली अबाउट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने लगभग हर वर्ग का शोषण किया था। अब हर वर्ग परेशान था, हर वर्ग ने किसी न किसी प्रकार से उनके सामने संघर्ष किया था अपने आप के सर्वाइवल के लिए। तो उनकी सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी क्या थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज्ड टू कम आउट फ्रॉम दैट पार्टिकुलर ऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, कि सबसे पहले तो हम इस जो ये हमारे खिलाफ अत्याचार कर उससे बाहर निकले। हर वर्ग चाहता था इस प्रकार का। तो यह हमारे नेशनलिज्म किस प्रकार है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो हमारे राष्ट्रवाद की शुरुआत किस प्रकार हुई थी, पहले तो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट से खिलाफ जाए, आंदोलन चलाए, इसको हटाए। तो हमारे राष्ट्रवाद की शुरुआत किससे हुई, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जैसे बहुत सारे और कॉलोनीज में हुई थी, बहुत सारे और कॉलोनीज जहां की पहले किसी और देश का शासन था, वहां भी ऐसे ही हुआ था, भारत में भी ऐसे ही हुआ। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या थी, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लैंग्वेज की, रिलीजन की, रीजन की, बहुत सारे कल्चर की डाइवर्सिटीज है। तो उसमें हर सेक्शन के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ा था ब्रिटिश शासन का। तो हर सेक्शन ने अलग अलग अनुभव लिया था। तो इतना आसान नहीं था सबको एक होके चलना, और इस प्रकार इतना आसान रहा भी नहीं, और हर बार ऐसा नहीं है कि ऐसा संभव हो भी गया हो। हमारा एक मेजर लीडर उस टाइम पर आए, कौन, महात्मा गांधी, जिन्होंने प्रयास किया जस्ट यूनाइट द होल कंट्री अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जो उनकी गलत पोजीशन के खिलाफ इकट्ठा किया जाए लोगों को, देन कंटिन्यू फॉर द स्ट्रगल एंड अल्टीमेटली टू लीड टू द फ्रीडम, कि हम आजाद हो जाएं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं था, देयर वाज नो कन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं था कि कभी विवाद हुआ ही नहीं। उसमें प्रॉब्लम आती थी, कुछ अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि हो सकता था ब्रिटिशर्स को भी अच्छा मानते हो, जो हमारा पढ़ा लिखा सेक्शन था वही मानता था कि जो ब्रिटिशर्स की व्यवस्था है वो इट इज बेटर देन अवर्स, कि हमारे साथ से ज्यादा अच्छी है। तो उसमें विवाद भी रहे। अब वो कौन सी कंडीशंस थी, उसके बावजूद हमारे यहाँ इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ मूवमेंट के तौर पर, अल्टीमेटली वी गॉट फ्रीडम, और हमें आजादी भी मिली। उसमें सबसे बड़ी कंडीशन जो थी वो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था 1914 से 18, जो उसके दौरान या उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, उन्होंने हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद की भावना थी इसको और आगे बढ़ा दिया। अब किस प्रकार क्या क्या कंडीशंस बनी वो देखो। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें 14 से 18, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले तो हर देश को लगने लगा कि मजबूत सेना होनी चाहिए ताकि युद्ध में हम जीत पाए। तो सेना का खर्चा बढ़ा दिया गया, सेना यानी रिक्रूटमेंट बढ़ा दिया गया, रिक्रूटमेंट बढ़ेगी, उनकी सैलरी बढ़ेगी, उसके साथ साथ और एम्यूनेशन, उनके लिए जो सामान चाहिए, जो वो सारी चीजें, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उनकी सुविधाओं के लिए एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो पहले तो ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर, सेना, रक्षा सेनाएं थी, उनका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। उनकी कंडीशन इस प्रकार की बना दी, यानी एक तो सेनाएं बड़ी करनी पड़ी, उसके लिए खर्चा बढ़ाना था, उनके लिए इंस्ट्रूमेंट जो भी खरीदने थे, टूल्स, वेपन्स, व्हाटएवर, और यूनिफॉर्म्स वगैरह, उसके लिए खर्चा बढ़ा। अब पैसा आएगा कहां से,
हमारे यहाँ अगर घर पर भी जरूरत, हम पहला काम क्या करते, किसी उधार ले लें, तो वो तरीका था, या तो किसी दूसरे देश से लोन लिया जाए या फिर देश के अंदर टैक्स बढ़ाए जाएं। तो एक साथ इतने ज्यादा टैक्स बढ़ाने पॉसिबल कई बार नहीं होता, तो इसलिए लोन ले। अब उन्होंने इसी का तरीका अपनाया, टैक्सेस का कस्टम ड्यूटीज रेज्ड, जो हमारे यहां से बाहर सामान जाता था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर टैक्स थे, उनको इंक्रीज कर दिया गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा मुश्किल हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो टैक्स थे उनको इंक्रीज कर दिया गया। उसके बाद इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यानी 1918 से पहले भारत में आयकर नहीं होता था, इनकम टैक्स नहीं होता था, और वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि अब आपकी इनकम के ऊपर भी टैक्स लगेगा, आप जो कमाओगे उस पर भी टैक्स देना होगा। अब उसके बाद प्राइसेस इंक्रीज्ड, क्योंकि ड्यू टू द एबल बॉडीड पर्सन वर इन द वार, कि ज्यादातर लोग युद्ध लड़ने में व्यस्त थे, प्रोडक्शन था वो कम होता चला गया था, उसकी वजह से जो कॉमन चीजें थी, सामान्य लोग थे, उनको थोड़ी परेशानी बढ़ी, क्योंकि कीमतें बढ़ती चली गई, प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो हार्ड टू सर्वाइव, सामान्य लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता चला गया। यानी लगातार जो आवश्यक चीजें थी उनकी कीमतें बढ़ी, जिसकी वजह से लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता चला गया। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, उसके बाद देखो आपने पहले ही ह्यूज एक्सपेंडिचर इन द डिफेंस, पैसा बढ़ाया गया था। अब पैसा एक तो सेना में बाकी इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए उसके लिए था, दूसरा सेना ही की संख्या ही बढ़ाएगी, लोगों की संख्या बढ़ाएगी। तो फोर्स रिक्रूटमेंट, अगर लोग इच्छुक नहीं थे सेना में जाने के, उसके बावजूद गांव से जबरदस्ती सेना के अंदर भर्ती किया जाने लगा कि यू हैव टू फाइट द वार फॉर अस, कि हमारे लिए आपको युद्ध लड़ना है, आप सेना में आए। उनको जबरदस्ती रिक्रूटमेंट होने लगा गांवों से। द विलेजेस आर आस्क्ड टू प्रोवाइड द सोल्जर्स, गांव को बोला गया कि आप सेना में सोल्जर्स प्रोवाइड कराएं। तो सेना के अंदर रिक्रूटमेंट, फोर्स रिक्रूटमेंट होना शुरू हो गया, जबरदस्ती लोगों को सेना के अंदर भेजे जाने लगा। अब उसके बाद देखो 1998, 1918 और 1919, और उसके बाद 1920 और 21 में, आज से 100 साल पहले की बात होगी, क्रॉप्स फेल्ड, किसी भी कारणवश वेदर कंडीशंस कुछ ऐसी रही होंगी कि फसलें बर्बाद होगी, यानी उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और जैसे आज कोरोना की बीमारी चल रही है, ऐसे ही एक ऐसी बीमारी विच स्प्रेड और इन्फेक्शियस, जो कि बहुत जल्दी फैलती थी, इस प्रकार की एक बीमारी फैली और वो महामारी का रूप ले लिया। अब भी महामारी है, एक महामारी का रूप ले लिया गया। अब उसका परिणाम क्या निकला, एक तो फसलें बर्बाद हुई, खाने के लिए अनाज नहीं रहा भूख से, और दूसरा भूख से मरने का मतलब एक वर्ड आपने 9th में पढ़ा था, फेमिन, अकाल। अकाल कब होता है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ अगर ड्रोट सूखा पड़ जाए तो अकाल हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाढ़ आ गई तो अकाल हो जाएगा। अकाल कब होगा, उस ड्रोट और फ्लड को ढंग से हमारे यहाँ अगर अकोमोडेट करने का प्रयास नहीं किया गया, उसके दौरान जो परेशानी है उसको हमारी सरकार एड्रेस नहीं करती है, यानी खाना वगैरह प्रोवाइड नहीं कराया और भूख से लोग मरते हैं, तब अकाल है। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसी बनी, फसलें बर्बाद हो गई थी, उसके बाद खाने के लिए शॉर्टेज हुई अनाज की, लोग मरने लगे, फेमिन। एपिडेमिक, बीमारी की वजह से काफी संख्या में लोग मारे गए। तो ये कंडीशन क्या बनी कि धीरे धीरे काफी लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। और हमारे सेंसस हर 10 साल में होती है। 1921 में जो सेंसस हुई थी, 1921 में जो सेंसस हुई, तो उसमें देखा गया 12 to 13 मिलियन, यानी लगभग 1.25 करोड़ लोग। 1 मिलियन में 10 लाख, 12 में 1,20,000, तो लगभग नहीं, इसमें 1 करोड़ 20 लाख, लगभग 1.25 करोड़ लोग गायब हो गए। यानी पहले 1911 में जो सेंसस हुई थी और 1921 में जो सेंसस हुई, इसमें डिफरेंस कितना आया, हमेशा हमारे पॉपुलेशन बढ़ती है। अगर भारत की कंडीशन देखें तो हर साल पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन यहां देखो 1921 में जब हमारे यहाँ सेंसस हुई, जनगणना हुई, तो लगभग 1.25 करोड़ लोग गायब हो गए। गायब होने का मतलब खत्म हो गए, मर गए। तो ये कंडीशन थी जिन्होंने अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हमारे एक माहौल बनाया। लोगों को लग रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारे यहाँ और ज्यादा इनके खिलाफ विरोध हुआ और अल्टीमेटली द मूवमेंट फॉर फ्रीडम और स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, एंड नाउ वन ऑफ आवर मेजर लीडर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल केम इन फ्रंट ऑफ अस, दैट वाज महात्मा गांधी। तो ये थे हमारे यहाँ कि किस प्रकार हमारे नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, और बहुत बार बोर्ड में 5 नंबर में आता है क्वेश्चन कि हाउ द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, और हाउ द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इंक्रीज इन इंडिया और टुक प्लेस इन इंडिया, कि हमारा किस प्रकार आंदोलन हुआ, किस प्रकार ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहलाया, क्योंकि हमारे परिस्थितियां ऐसी बनी
कॉलोनियल गवर्नमेंट के दौरान जिसकी वजह से लोगों को संघर्ष करना पड़ा, और वो कौन कौन सा था? देखो कंडीशन इस प्रकार की थी। व्हाट वर द कंडीशन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट वर द कंडीशन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच इंक्रीज द नेशनलिज्म इन इंडिया? भारत को राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे, ऐसी कौन सी कंडीशन थी? देखो परेशान थे लोग, उसकी वजह से हो गया। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से भी आ सकता है कि हाउ इट वाज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट वाज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। दूसरा, ऑफ व्हाट वर द कंडीशन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच इंक्रीज द नेशनल सेंटिमेंट्स इन इंडिया। तो इस प्रकार 5 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, और ये पॉइंट्स आपके अलग अलग है, आपको उसी में मेंशन करने होते हैं। तो ये हमारे कंडीशंस जिसकी वजह से हमारा नेशनल स्ट्रगल है और नेशनलिज्म है भारत में, इसकी एक शुरुआत हुई। और इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।